नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। जेएलओ, आरजेएस, एपी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आंसर राइटिंग दोनों स्ट्रांग हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1। देखिए, सेक्शन 1 बात करता है इसका नाम क्या है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है। देखिए, इसका नाम है द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। ये जयपुर रीजन पर अप्लाई होता है और ये इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब ओवरव्यू दिया था तो बताया था 13 अक्टूबर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं पढ़नी, जैसे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो इसमें देखो, मतलब नहीं बताया, बस इतना बताया कि एग्रीकल्चर क्या इंक्लूड करेगा। तो हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, सीड ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग और द यूज़ ऑफ लैंड। इसका मतलब ये सब चीज़ें तो इंक्लूड कर रहा है, लेकिन अगर आप अपनी लैंड को यूज़ कर रहे हैं नर्सरी और ग्रेजिंग के पर्पज़ से तो वो भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। और अगर आप अपनी लैंड को यूज़ कर रहे हैं किसी और अदर पर्पज़ के लिए जो कि सिमिलर है कल्टीवेशन से और अदर एग्रीकल्चर पर्पज़ से, तो वो भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। एंड द वर्ड एग्रीकल्चर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और उसी तरीके से हम कृषि संबंधी जो भी इसका अर्थ है उसको समझेंगे। अमेनिटीज़ का मतलब क्या है, सुविधाएं का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अमेनिटीज़ इंक्लूड रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसमें अमेनिटीज़ बताई गई। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अमेनिटीज़ क्या होंगी, कि किसके पास पावर है डिक्लेयर करने की। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जब कंसल्ट करेगा अथॉरिटी के साथ, यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब क्या है, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट जब कंसल्ट करेगा अथॉरिटी के साथ तो फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगा कि अब से ये चीज़ें भी अमेनिटीज़ मतलब सुविधाएं मानी जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पर्पस के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। फिर अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस सबसेक्शन में अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 3, मतलब इसको गठित किया जाता है अंडर सेक्शन 3। बिल्डिंग ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, भवन निर्माण कार्य का मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे रीबिल्डिंग करना मतलब पुनर्निर्माण करना, या कोई भी आप उसे मटेरियल चेंज, कुछ भी आप स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, ये सब बिल्डिंग ऑपरेशंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट क्या है। क्वेश्चन ये होता है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया गया है। फिर जैसे इसमें बताया है कि कैरी आउट करना बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग और अदर ऑपरेशन, मतलब अगर आप किसी भी भूमि पर या उसके ऊपर या उसके नीचे नदी या झील या अन्य जल के अधीन भूमि भी शामिल है, अगर आप उस भूमि पर भवन, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, खनन यानी माइनिंग या कोई भी अन्य कार्य कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट माना जाएगा। और साथ में क्या लिखा, मेकिंग ऑफ एनी मटेरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग। अगर आप पहले क्या था, अगर आप किसी भूमि पर ये सब चीज़ें बना रहे हैं। फिर दूसरा, अगर आपने किसी बिल्डिंग पर कोई मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो वो भी हमारा डेवलपमेंट माना जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्या इंक्लूड कर रहा है, रीडेवलपमेंट एंड लेआउट एंड सब डिविजन ऑफ एनी लैंड। अगर कोई भी लैंड है उसका सब डिविजन किया है। एंड ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज़, हमने अभी भी अमेनिटीज़ पढ़ा है, अगर हम अमेनिटीज़ का भी प्रोविजन कुछ ला रहे हैं तो वो भी फिर डेवलपमेंट माना जाएगा। और जो भी प्रोजेक्ट्स ला रही है अथॉरिटी या कोई भी स्कीम्स ला रही है किस किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मतलब वही पुष्प उत्पादन के लिए, वानिकी के लिए, दुग्ध विकास के लिए, कुक्कुट पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, पशुपालन के लिए, इन सब के लिए अगर कोई भी डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको भी हम क्या माना जाए, उसको भी हम डेवलपमेंट मानेंगे। एंड टू डेवलप शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने एमसीक्यूज़ इस पीडीएफ में लास्ट में एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सिक्स्थ है डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेवलपमेंट एरिया जो है उसको किस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए, डेवलपमेंट एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड एज सच
अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29। तो जो सब सेक्शन 29 के अंदर सबसेक्शन 1 में जिन जिन एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डेवलपमेंट एरिया, वो वही डेवलपमेंट एरिया की बात यहाँ पर की गई है। एंड इन विच डेवलपमेंट इज प्रपोज टू बी टेकन विद अ रीजनेबल पीरियड। देखिए, दो चीज़ें याद रखनी है इस डेवलपमेंट एरिया में। आप ऐसे याद रखिए 3D। 3D का मतलब डेवलपमेंट एरिया, डिक्लेयर्ड एंड रीजनेबल पीरियड। ठीक है, इसमें आप 1D को R मान लीजिए तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, या फिर आप DDR करके भी इसको कर सकते हैं। डेवलपमेंट एरिया, डिक्लेयर्ड एंड रीजनेबल टाइम, रीजनेबल पीरियड। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेवलपमेंट एरिया जो है जिसको डिक्लेयर किया गया उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है 1 मंथ, 2 मंथ, या फिर रीजनेबल पीरियड। तो आंसर होगा रीजनेबल पीरियड। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर किसी और स्टेट का नाम आ जाएगा, तो आपको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन इसका सबसेक्शन 8 बात करते हैं जयपुर रीजन का मतलब क्या होता है। देखिए, जयपुर रीजन का मतलब हो गया जो भी जयपुर रीजन के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जो कि अभी जब हम ये एक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें एक शेड्यूल भी दिया गया है, शेड्यूल 1। तो जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं उसमें भी शेड्यूल है, शेड्यूल में बताया है कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज होंगी। उसी तरीके से इस एक्ट का भी अपना शेड्यूल है। वो शेड्यूल बताता है कि कौन सी सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस होंगे जिसको हमें जयपुर रीजन मानना है। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जयपुर रीजन में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई है वो टाइम टू टाइम चेंज भी की जा सकती है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने इससे पहले एक और सेक्शन पढ़ा था, अभी हम देखते हैं, यस, हमने पढ़ा था कि कोई भी अमेनिटीज़ क्या होगी तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट कर रही है अथॉरिटी के साथ। लेकिन अगर हम देखें जयपुर रीजन में क्या होगा तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, JDA नहीं लिखा है। और ऐसे ही ट्रैप क्वेश्चंस बनते हैं। आपको याद रखना है जयपुर रीजन अगर क्या उसमें इंक्लूड होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी तो नहीं पूछेगी JDA से, ठीक है। और वहीं अमेनिटीज़ क्या होगी, तो जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो JDA से कंसल्ट कर सकती है। और वहाँ अगर जयपुर रीजन क्या है क्या नहीं है जब नोटिफाई करेगी तो फिर हमें शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद। एंड देयर अपॉन द मॉडिफाइड एरियाज शैल बी द जयपुर रीजन। और फिर जो भी चीज़ें इसमें मॉडिफाई की गई है उसको जयपुर रीजन माना जाएगा। अब है इसका सबसेक्शन 9, लैंड क्या है। देखिए, ये अगर आप लैंड की डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें बताया है कि लैंड क्या इंक्लूड कर रहा है। तो देखिए, कोई भी बेनिफिट अगर आपको लैंड से मिल रहे हैं तो उसको भी लैंड माना जाएगा। अगर कोई भी थिंग अटैच्ड है अर्थ से उसको भी हम क्या मानेंगे, वो भी लैंड में इंक्लूड होगी। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। और कोई भी चीज़ जो कि अर्थ से अटैच है, और फिर जो चीज़ अर्थ से अटैच है उससे कोई परमानेंटली चीज़ फासन कर दी गई है, जैसे हमारा ये जो पंखा होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा फैन है ये अटैच्ड किससे है? इट मीन्स कि वॉल है, फॉर एग्जाम्पल वॉल है, वो अटैच्ड है अर्थ से, और उसी वॉल पर हमने परमानेंटली फासन कर दिया किसी भी पंखा है जो उसको, तो फिर क्या हम उसको लैंड मानेंगे? यस, कोई भी चीज़ अगर परमानेंटली फासन की गई है, जो भी चीज़ अर्थ से अटैच है, तो वो भी क्या है? वो भी लैंड है। फिर है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि JDA के अंदर लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है। हमने पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोकल अथॉरिटी क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे लोकल अथॉरिटी बताया गया था। अगर JDA के पर्सपेक्टिव से लोकल अथॉरिटी क्या है, आपको आंसर लगाना है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। अब क्वेश्चन है म्यूनिसिपैलिटी क्या है। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी वो होगी जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1959 के तहत, उसको म्यूनिसिपैलिटी माने के। ऑक्यूपायर क्या होता है? देखिए, कब्जाधारी का मतलब क्या है, तो इसमें बताया है ये देखो, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें डिफाइन नहीं किया, इसमें बस ये बताया है कि अगर कोई ऑनर और कोई भी पर्सन या तो कॉन्ट्रैक्ट करके
एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करके या तो पे कर रहा है या लायबल है पे करने के लिए, क्या, रेंट टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग या टू द ओनर ऑफ द लैंड, तो वो क्या माना जाएगा, ऑक्यूपायर। ठीक है, इसका मतलब एक ओनर है वो भी ऑक्यूपायर हो सकता है, और अगर कोई पर्सन रेंट दे रहा है और उस लैंड पर रह रहा है तो वो भी ऑक्यूपायर हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर बताया गया एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टू द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग डैमेजेस फॉर wrongful occupation of the whole और पार्ट ऑफ एनी सच बिल्डिंग और लैंड। अगर कोई पर्सन ओनर को लाइबल है पे करने के लिए, क्या कोई भी डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, इसका मतलब कि अगर वो उत्तरदायी है हर्जाना देने के लिए, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी फिर क्या माना जाएगा, कब्जाधारी। फिर है रेंट फ्री ऑक्यूपेंट, इसका मतलब अगर किसी भवन या भूमि का किराया मुक्त अधिभोगी, वो रेंट पर तो रह रहा है, वो वहाँ पर रह तो रहा है लेकिन वो रेंट नहीं देता है, लेकिन वो उस बिल्डिंग में रह रहा है, उस लैंड पर रह रहा है, तो भी वो ऑक्यूपायर है। होता है ना कि काफ़ी चीज़ें हम कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट चला देते हैं, जैसे वो रैन बसेरा होता है, घर बसेरा होता है कि ठीक है, जहाँ और आश्रय होते हैं कि आप ठीक है रेंट नहीं दीजिएगा लेकिन आप यहाँ रह सकते हैं, तो फिर वो भी तो ऑक्यूपायर है, बेशक वो रेंट नहीं दे रहा है। ओके, फिर है ओनर। स्वामी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें भी डिफाइन नहीं किया, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ओनर इंक्लूड करता है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्त या निहित अनुबंध के अभाव में, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर द टाइम बीइंग, इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, मैनेजर और रिसीवर फॉर अनदर पर्सन और फॉर एनी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द रेंट और प्रॉफिट एनी बिल्डिंग। इसका मतलब ओनर वो है या तो वो पर्सन खुद रिसीव कर रहा है या किसी एजेंट के थ्रू रिसीव करवा रहा है उस बिल्डिंग पर रेंट और प्रॉफिट को। इसका मतलब जिसकी लैंड है वो पर्सन भी ओनर हो सकता है, ठीक है, और उसके अगर अकाउंट पर कोई एजेंट या ट्रस्ट या गार्जियन रिसीव कर रहा है रेंट और प्रॉफिट, ठीक है। अब है पंचायत। पंचायत का क्या मतलब है, तो पंचायत जिसको इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत। अब देखिए क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे बनता है, क्योंकि आपने अगर लास्ट टाइम जेएलओ का एग्जाम देखा होगा तो उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कि कितने प्रोविजंस हैं और किस सब सेक्शन में लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पंचायत को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर राजस्थान पंचायत एक्ट 1953, वो उसका एक्ट नंबर क्या है, तो इस ये एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 21, ठीक है, ऑफ 1953 का। और यहाँ पे पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो क्वेश्चन ये आ सकता है पंचायत का मतलब क्या है, सिर्फ पंचायत या पंचायत समिति या फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे पंचायत का मतलब पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया है राजस्थान पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1959। और ये कौन सा एक्ट नंबर है राजस्थान एक्ट का, 37। तो पंचायत जो स्टैब्लिश हो रही है पंचायत राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के अंदर, वो है एक्ट नंबर 21 और ये है एक्ट नंबर 37। याद रखना है आपको, ऐसे ही ट्रैप क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कोई भी चीज़ आप याद रखिएगा इजी नहीं पूछी जाएगी, क्यों, इजी क्वेश्चंस तो हर किसी को आते हैं और कट ऑफ भी फिर उसी तरीके से बनेगी। अगर जो चीज़ आपके लिए इजी है वो तो सबके लिए इजी है ना। बात है कि कितने टफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लान। प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब है एक तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान, मास्टर विकास योजना, या फिर जोनल डेवलपमेंट प्लान, क्षेत्रीय विकास योजना, और डीम टू बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट, और फिर कोई भी जिसको इस एक्ट के अंदर प्रिपेयर किया गया है। एंड द एक्सप्रेशन एनी प्लान शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे प्लान का मतलब क्या है, तो प्लान का मतलब होता है मास्टर डेवलपमेंट प्लान और अ जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर्ड और डीम टू बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये दो चीज़ें। फिर है प्रिस्क्राइब। हमने पढ़ा था ना सीपीसी में व्हाट
मीन्स प्रिस्क्राइब्ड, तो वहाँ पे भी था प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और यहाँ पर भी है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। विहित से आशय है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस इंक्लूड क्या करता है? ठीक है, तो देखिए पब्लिक पर्पस क्या इंक्लूड करता है? कोई भी पर्पस विच इज़ यूजफुल टू द पब्लिक और एनी क्लास और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। या तो देखिए अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पब्लिक पर्पस का मतलब क्या है? जो यूजफुल है सिर्फ पब्लिक के लिए, या फिर एनी क्लास के लिए, या फिर एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक के लिए। तो आपको याद रखना है पब्लिक के लिए भी यूजफुल, या कोई भी पब्लिक है उसकी कोई क्लास उसके लिए भी यूज़फुल, या पब्लिक का कोई भी एक छोटा सा सेक्शन है उसके लिए भी यूज़फुल है, तो वो पब्लिक पर्पस माना जाएगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत पब्लिक में, ठीक है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो एक क्लास बना रहे हैं, चाहे वो 10 लोग भी अगर क्लास बना रहे हैं, और उनके लिए अगर हमने कोई प्लान बना दिया और ये कहा ये पब्लिक पर्पस है, तो वो उस क्लास के लिए पब्लिक पर्पस माना जाएगा। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड रिजर्व्ड और डेजिग्नेटेड इन अ प्लान, और अगर रिक्वायरमेंट है उस लैंड के लिए जिसको रिजर्व डेजिग्नेट किया गया प्लान में, वो भी पब्लिक पर्पस के लिए माना जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन सबसेक्शन 18, तो रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन मेड बाय अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जेडीए के अंदर जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जेडीए, या फिर एनी अदर अथॉरिटी। तो आपको क्या याद रखना है? मेड बाय अथॉरिटी, और अथॉरिटी का मतलब जेडीए। तो रेगुलेशंस कौन बना रहा है? जेडीए। उसके बाद है रूल 19, जो सबसेक्शन 19 में दिया है। रूल्स का मतलब क्या है? तो रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए कितना ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स, और रूल्स कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और रेगुलेशंस कौन बना रहा है? जेडीए। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब है ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल का मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आगे हम सेक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वही ट्रिब्यूनल का मतलब है। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि जितने भी सेक्शंस हैं और जितनी भी डेफिनेशन के अंदर सब सेक्शन है जिसको मैं बहुत एम्फेसिस करके पढ़ा रही हूँ, आपको वो सब सेक्शन भी याद करने हैं। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। अब है जोन का मतलब क्या होता है? देखो जोन का मतलब होता है एनी ऑफ द डिवीजन इन विच जयपुर रीजन में बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब जब हम जयपुर रीजन को डिवाइड करते हैं डिविजन्स में डेवलपमेंट के लिए, उस ही डिविजन्स को हम जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स नॉट डिफाइंड। अगर कोई ऐसा वर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ किया है इस एक्ट में पर उसको डिफाइन नहीं किया, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब सेम वही होगा जो राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1959 में दिया है, जिसका एक्ट नंबर 35 है, या फिर जिसको राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1959 में दिया है, जिसका एक्ट नंबर 38 है। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर जो चीज़ जेडीए में डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? उसका मीनिंग या तो हम राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1959 से लेंगे, या फिर हम उसको राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1959 से लेंगे। ये एक्ट नंबर 35 है, और राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट राजस्थान का एक्ट नंबर 38 है। चलो अब हम करते हैं MCQs। देखो जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और साथ में MCQ पढ़ते हैं और प्लस आंसर हमें उसके सामने दिया है, तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। देखिए मेरा फॉर्मेट यही है पढ़ाने का। मैं हमेशा जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ तो उसके MCQs के आंसर साथ में लिखती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। देखिए जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं तो वो हमारे माइंड में हमेशा छप जाती है। जैसे मैंने लिखा एग्रीकल्चर इंक्लूड्स माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और मैंने आंसर में लिख दिया डेयरी फार्मिंग। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स डेयरी फार्मिंग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा माइनिंग जैसा वर्ड नहीं था,
बैंकिंग भी नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ वर्ड यूज़ हुआ है डेयरी फार्मिंग। और ये याद रखना, जो ये एमसीक्यूज़ है सिर्फ जेडीए से रिलेटेड है। अगर कोई और माइनर एक्ट में एग्रीकल्चरल का मतलब आ गया तो आपको जेडीए की डेफिनेशन नहीं करनी है। उसके बाद अमेनिटीज़ का मतलब क्या होता है, तो क्या प्राइवेट फैक्ट्रीज अमेनिटीज़ होती है? नहीं। तो क्या है इसका आंसर? रोड एंड पार्क्स अमेनिटीज़ होती हैं। यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल टूल्स भी अमेनिटीज़ नहीं होते। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा, अथॉरिटी मतलब जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है? तो अभी हमने पढ़ा ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नहीं, ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स तो नहीं है, केवल सड़क निर्माण कार्य तो डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या टैक्स कलेक्शन डेवलपमेंट होता है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। कोर्ट प्रोसीडिंग कोर्ट का काम है। तो अगर हम अभी हमने पढ़ा ना कि अगर हम कोई मटेरियल चेंज भी कर रहे हैं लैंड में तो वो भी डेवलपमेंट मानी जाएगी। और डेवलपमेंट एरिया अभी हमने पढ़ा था, जिसको डिक्लेयर किया गया हो सेक्शन 29 में, उसको हम डेवलपमेंट एरिया कहेंगे। लोकल अथॉरिटी का मतलब अभी बताया था, दो चीज़ें थी लोकल अथॉरिटी में, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपायर का मतलब देखो अभी बताया, टेनेंट जो मतलब रेंट पे कर रहा है तो वो भी ऑक्यूपायर है। और अगर वो रेंट नहीं भी पे कर रहा है लेकिन वहाँ पर रह रहा है तो वो भी ऑक्यूपायर है। और या फिर जो पर्सन लाइबल है रेंट पे करने के लिए वो भी ऑक्यूपायर है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओनर के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? देखिए, ओनर के अंदर इंक्लूड है जो पर्सन रेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको उस घर से रेंट रिसीव करना है तो वो पर्सन भी ओनर माना जाएगा जो रेंट रिसीव कर रहा है। या फिर कोई भी ओनर है, उसने अथॉरिटी दे दी अपने एजेंट को या ट्रस्टी को कि जाओ आप रेंट लेकर आओ, तो वो एजेंट और ट्रस्टी भी ओनर माना जाएगा। या फिर मैनेजर रिसीविंग प्रॉफिट, या फिर कोई भी प्रॉफिट रिसीव कर रहा है वो भी ओनर माना जाएगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स माइनिंग operations under land. Second, it includes material change in use of land. Third, it excludes subdivision of land. तो आपको इसमें से क्या ठीक लग रहा है? देखिए, इसका आंसर है 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 बी में दिख रहे हैं ना क्या लिखा है? इसका ऑप्शन ए 1 में क्या है? इट इंक्लूड्स माइनिंग ऑपरेशन अंडर लैंड। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है इसका स्टेटमेंट? इट इंक्लूड्स मटेरियल चेंज इन यूज़ ऑफ लैंड। बिल्कुल, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं लैंड पर तो वो भी एक डेवलपमेंट है, सही बात है। और अगर हम लैंड पे कोई मटेरियल चेंज कर रहे हैं वो भी एक डेवलपमेंट है। थर्ड, इट एक्सक्लूड सब डिवीजन ऑफ लैंड, ऐसी कोई लाइन लिखी ही नहीं गई है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर अंडर द एक्ट इंक्लूड्स। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड था? फॉरिकल्चर भी इंक्लूड था, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पशुपालन भी इंक्लूड था, यूज़ ऑफ लैंड एज नर्सरी, नर्सरी के रूप में भूमि का उपयोग, ये भी इंक्लूड था। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अमेनिटीज़। सुविधाओं में क्या शामिल नहीं है? देखिए, सिवरेज बिल्कुल ऐड है, स्ट्रीट लाइटिंग भी अमेनिटीज़ होती है। बैंकिंग सर्विसेज, देखिए बैंकिंग सर्विसेज अमेनिटीज़ नहीं होती हैं, पार्क भी अमेनिटीज़ सर्विसेज होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ओनर। ओनर मतलब स्वामी के बारे में आप बताइए इसमें से क्या सही है क्या गलत। पहला, अ पर्सन रिसीविंग रेंट एज एजेंट इज ओनर। बिल्कुल, अभी मैंने बताया अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है रेंट, ओनर का एजेंट है तो वो एजेंट भी ओनर है। बिल्कुल है, ठीक है। अ ट्रस्टी, कोई ट्रस्टी है किसी प्रॉपर्टी का और वो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसका एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वो ट्रस्टी सारे प्रॉफिट ले रहा है उस लैंड का, ऑल्दो वो एक एक्चुअल ओनर नहीं है लेकिन वो ट्रस्टी है उस लैंड का और वो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट, इसीलिए उसको भी ओनर
माना जाएगा। थर्ड है ओनली रजिस्टर्ड टाइटल होल्डर इज ओनर। अगर कोई सिर्फ एक टाइटल होल्ड कर रहा है रजिस्टर्ड, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है वो ओनर है, और ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी भी नहीं गई है सबसेक्शन के अंदर ओनर के। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ओनली 1 and 2। ऑक्यूपायर इंक्लूड क्या करता है? रेंट फ्री ऑक्यूपेंट, बिल्कुल ठीक है। पर्सन लायबल टू पे डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, अगर किसी ने हमारी लैंड पर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन कर लिया, अब उसकी लायबिलिटी है ना, वो डैमेज पे करेगा, तो वो पर्सन जो लायबल है डैमेजेस को पे करने के लिए वो भी ऑक्यूपायर है, चाहे वो रॉन्गफुल ऑक्यूपायर है तो वो ट्रेसपासर, लेकिन उस टाइम तो वो हमारी लैंड पर है इसलिए उसको ऑक्यूपायर माना गया है। कोई भी लॉफुल टेनेंट नहीं, कोई भी अगर लॉफुल टेनेंट है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ ऑक्यूपायर में सिर्फ इंक्लूड किया गया है एक तो रेंट फ्री ऑक्यूपेंट को, और एक जो पर्सन है डैमेज पे कर रहा है रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन के लिए। फिर है प्लान। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था प्लान, तो प्लान के अंदर क्या आ रहा था? दो चीज़ें थी, एक तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान और एक जोनल डेवलपमेंट प्लान। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी। अब मैच द फॉलोइंग, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रिब्यूनल, ये सब कौन, मतलब किसके पास पावर है? और मैंने आपको भी बताया था, जैसे फर्स्ट का है रूल, तो रूल कौन बनाएगा? रूल तो गवर्नमेंट बनाएगा। इवन अगर हम ऑप्शंस नहीं भी देखें तो भी हमें पता है। फर्स्ट का है बी, रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। एंड अगर बात की जाए रेगुलेशंस की, तो रेगुलेशंस कौन बनाता है? अथॉरिटी। और ट्राइब्यूनल वो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होंगे। फिर है जयपुर रीजन कैन बी मॉडिफाइड बाय। जयपुर रीजन को अगर हमें मॉडिफाई करना है, मतलब कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो कौन करता है? तो वो कौन करता है? मैंने अभी बताया, अगर जयपुर रीजन में कुछ चेंजेस करने हैं तो गवर्नमेंट करेगी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। क्योंकि यहाँ पे जयपुर रीजन की बात है, यहाँ पर जेडीए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमेनिटीज़ की बात होती तो क्या होता? उसमें आता स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद जेडीए। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट अंडर द एक्ट इंक्लूड्स ऑपरेशंस, तो कौन से ऑपरेशंस थे? खाली ओवर द लैंड, या ओनली अंडर द लैंड, या फिर इन, ओवर और अंडर? देखिए, लैंड के ऊपर, या फिर लैंड के नीचे, या फिर लैंड पर, ठीक है, ये लैंड में, तो ये सब तीनों चीज़ें होंगी तो वो भी डेवलपमेंट मानी जाएगी। फिर है लैंड इंक्लूड्स। लैंड क्या इंक्लूड्स करती है? सिर्फ सरफेस, मतलब जो मिट्टी है सतह की, सिर्फ वो, या फिर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे बेस्ट आंसर ढूंढना है। अगर आप ये देखेंगे ओनली सरफेस सॉइल, तो हो सकता है आपको लगे ये भी ठीक है, फिर आपको लगेगा क्रॉप्स है शायद ये भी ठीक है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ये भी ठीक है, लेकिन हमेशा ये देखना है कि उस बेयर एक्ट में क्या स्टेटमेंट है। तो हमने तीन चीज़ पढ़ी थी, कोई भी चीज़ अटैच्ड है, या कोई भी बेनिफिट मिल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ परमानेंटली फासन है, तो वो ही लैंड में इंक्लूड की जाएगी, इसलिए इसका खाली ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। पब्लिक पर्पस क्या इंक्लूड करता है? पब्लिक पर्पस क्या इंक्लूड करता है? प्राइवेट कमर्शियल यूज ओनली? नो। लैंड रिजर्व्ड इन अ प्लान, अगर किसी भी लैंड को रिजर्व कर दिया गया है किसी प्लान के लिए, तो वो भी पब्लिक पर्पस माना जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि किसी पब्लिक के लिए यूज़ करें, किसी क्लास के लिए, किसी भी सेक्शन के लिए, वो भी पब्लिक पर्पस है। या फिर हमने लैंड को रिजर्व कर दिया गया है किसी प्लान के तहत, तो वो भी पब्लिक पर्पस माना जाएगा। प्रिस्क्राइब मीन्स रूल्स। हमने पढ़ा था कि प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। रूल्स कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाता है? अथॉरिटी। ट्राइब्यूनल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा? अंडर दिस एक्ट। फिर है जोन। जोन का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा, जोन का मतलब होता है जब हम जयपुर रीजन को डिवीजन में डिवाइड करेंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको जोन कहेंगे, उस डिवीज़न को जोन कहेंगे। म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश किसके तहत हो रही है? ये याद रखना है, 1959 लास्ट का याद रख लो। राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1959, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1959 में म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश की गई है। बिल्डिंग ऑपरेशन, भवन निर्माण कार्य, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था? अगर कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन है, स्ट्रक्चरल ऑल्टरकेशन है, संरचनात्मक परिवर्तन है, तो वो भी भवन निर्माण कार्य में आएगा। रीबिल्डिंग कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वो भी बिल्डिंग ऑपरेशन में आएगा। कुछ भी बिल्डिंग के साथ एडिशन कर रहे हैं, वो भी भवन निर्माण कार्य में आएगा।
इफ़ अ वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट इट्स मीनिंग शैल बी टेकन फ्रॉम, अगर कोई भी शब्द इस यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उसका अर्थ कहाँ से लिया जाएगा? दो एक्ट से, या तो राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट से या फिर राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से। अथॉरिटी किस में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? सेक्शन 3 में। डेवलपमेंट एरिया जो डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 29, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट एरिया। सो थैंक यू एवरीबडी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। प्राइस बहुत नॉमिनल रहेगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ कोई भी अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जिसमें कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, किसी का भी कोई टाइम लॉस ना हो और एक इफ़ेक्टिव और एक बहुत प्रोडक्टिव वीडियोस बन सके। थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई होप you are liking my pattern.